नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश देशांतर में आज बात होगी नागरिकता संशोधन विधेयक की, जिसे लोकसभा से मंजूरी मिल गई है और अब ये राज्यसभा के पास है। ये विधेयक नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है और संसद से पारित होने के बाद अगर ये कानून बन जाता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पलायन करके भारत में शरण लेने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके तहत इन देशों से पलायन करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उचित दस्तावेजों के बगैर भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय 6 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जा सकती है, भले ही ऐसे लोगों के पास कोई उचित दस्तावेज ना हो। इससे पहले 19 जुलाई 2016 को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विधेयक लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था और संयुक्त समिति ने इस सत्र में दोनों सदनों में विधेयक से संबंधित रिपोर्ट भी पेश की। विधेयक पर कई सांसदों ने अपनी राय व्यक्त की। सांसदों ने विधेयक के पास होने से असम समेत कई राज्यों को होने वाले फायदों को गिनाया, जबकि कुछ सांसदों ने विधेयक को लेकर आशंकाएं जाहिर की और कुछ बदलाव करने के सुझाव भी दिए हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विधेयक किसी एक राज्य या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। राजनाथ सिंह ने इस संशोधन विधेयक पर विपक्ष की तमाम आशंकाओं को दूर करने की कोशिश भी। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक की और जानेंगे इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में। और इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं चक्षु रॉय, जो कि आउटरीच कार्यक्रम PRS के प्रमुख है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्षु। इसके अलावा हमारे साथ है ऐश्वर्या भाटी, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी ऐश्वर्या। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं द ट्रिब्यून के लीगल एडिटर सत्य प्रकाश जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे मैं चक्षु आपके साथ बढ़ाऊंगी और सबसे पहले आप अगर हमें समझाएं आम लोगों को आम शब्दों में कि नागरिकता संशोधन विधेयक है क्या और किस तरह से पुराने कानून से अलग है। प्रीति, ये जो संशोधन अधिनियम है ये कर ये रहा है कि आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव ला रहा है और कुछ लोगों के लिए जो कि भारत में आए हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान बना रहा है कि वो नागरिक बन सकते हैं। तो भारत का अगर आपको नागरिक बनना है तो आप 3 या 4 तरीके से आप नागरिक बन सकते हैं। यहाँ तो आप भारत में पैदा हुए हों या फिर आपके माता पिता भारत में पैदा हुए हों इसलिए वो सिटीज़न हो। तीसरा ये है कि आप रजिस्ट्रेशन से आप बन सकते हैं भारत के नागरिक। और चौथा, जिसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं, कि आप काफ़ी समय से भारत में रह रहे हैं और उसके बाद आपने भारत की सिटीजनशिप को ले लिया है। अब ये कानून 2 चीज़ें कर रहा है। पहला जो अभी का कानून है वो ये कहता है कि अगर आप भारत के अंदर आए हैं और आपके पास सही दस्तावेज नहीं है या आप सही दस्तावेज़ों के साथ आए थे और आपके बाद आपका वीज़ा ख़त्म हो गया या आपके दस्तावेज़ वैलिड नहीं है, तो ऐसे लोगों को इलीगल माइग्रेंट कहा जाता है और उनको अगर वो भारत में काफ़ी समय से रह रहे हैं तो भी उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं मिलती है। तो पहली चीज़ ये बिल ये कर रहा है कि जो 3 देशों जिनका आपने नाम लिया और ये जो 6 धर्म जिनका आपने नाम लिया, अगर इन 3 देशों से लोग जो आते हैं जो इन 6 धर्मों से हैं और अगर उनके पास कागजात नहीं हैं या फिर वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो भी उनको क्या कहते हैं भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका एक टाइम होता है कि आप पिछले 14 सालों में आप 12 साल से भारत 12 या 11 साल से आप भारत में हैं और पिछले 1 साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये आप प्रोसेस फुलफिल करते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये जो अवधि है 11 साल की, इसको घटा के 6 साल कर दिया गया है। तो एक तरह से थोड़ा सा आसान कर दिया गया है। तो एक छोटा सा प्रोविज़न OCI से भी रिलेटेड है कि आपकी जो OCI की जो आपको स्टेटस मिलता है वो अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो वो स्टेटस आपसे लिया जा सकता है। तो मूलतः रूप में ये 2 चीज़ें ये संशोधन कानून कर रहा है। बिल्कुल। ऐश्वर्या, कितना अहम ये बिल साबित हो सकता है और ऐसे क्या परिस्थितियाँ या कठिनाइयाँ सामने आई जिसके चलते पुराने कानून में संशोधन की ज़रूरत पड़ी और ये बिल सामने आया? देखिए, एसेंशली जैसा कि चक्षु जी ने समझाया, 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को ये बिल अमेंड कर रहा है और एक तो ये प्रोसेस
बेसिक चीज़ हमें पहले मैं इसकी जो ऑपोजिशन है उससे आपको ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि बात इसमें सबसे बड़ी ऑपोजिशन की हो रही है, तो वो ये हो रही है कि ये रिलीजन बेस्ड है और ये मुस्लिम्स को ये वो नहीं देता बेनिफिट और बाकी रिलीजन्स को देता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो बिल है ये 3 कंट्रीज़ से आने वाले लोगों के लिए हैं, जो उन 3 कंट्रीज़ के सिटीजन्स होंगे, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। ये तीनों ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे मुस्लिम्स ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, इसीलिए ये बाकी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन के लोग हैं ये वहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी में है। इसकी वजह से वहाँ उनका परसिक्यूशन अगर हो रहा है और वो उस परसिक्यूशन से आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान में वो एक हिंदुस्तान हमेशा से ही, अगर आप इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे तो सिटीजनशिप एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन उसके आने के पहले से भी एज अ सिविलाइजेशन वी हैव बीन वेरी एक्सेप्टिंग और सब धर्मों के लोगों को जो यहाँ शरणार्थी आए हैं उनको सबको जगह मिली है। तो ये उसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए है और नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस को जो कम किया है वो भी खाली इस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए किया है। ऐसा नहीं कि जनरल नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस सबके लिए कम हो गया है। तो इसको इस तरह से समझना, ये रिलीजन वहाँ की उन देशों की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से समझना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसका पर्सपेक्टिव लूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी हमें समझना पड़ेगा कि एक इन्फ्लक्स जो है, उस इन्फ्लक्स में देखिए बात नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इसका एजिटेशन भी ये चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो असम अकॉर्ड है 1985 का, उसमें 71 की डेडलाइन थी कि 71 के बाद में जो आने वाले हैं, लेकिन वो अकॉर्ड बना था 1985 में और 71, और अब हम बात कर रहे हैं अब 2014 हो गया है वो डेडलाइन, और अब हम ये बिल आया है 2019 में। और हमें आज की रियलिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि पीआरसी से इसका कोई कनेक्ट नहीं है, लेकिन पीआरसी में हमने ये देखा है कि कई लोग जो 40-40 साल से भी रह रहे हैं वो भी पीआरसी में नहीं आए हैं। हालांकि पीआरसी का इशू अभी भी अलग है, वहाँ पे यू हैव टू बी एसमीज पर्सन और सिटीजनशिप एक अलग इशू होएगी और एसमीज पर्सन होना एक अलग चीज़ होएगी। पर ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। और एक और बात हमें माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि ये एक ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं है, इसके बाद में भी ड्यू स्क्रूटनी होगी। प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं वो उसकी प्रॉपर केस टू केस बेसिस पे स्क्रूटनी करेंगे, ये खाली फैसिलिटेट करेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, इसके इस पहलू के बारे में भी हम समझेंगे कि आखिर प्रक्रिया क्या रहेगी। सत्यप्रकाश, आपसे समझना चाहूँगी, जैसे ऐश्वर्या भी कह रही हैं, तमाम आशंकाएं विपक्ष की तरफ से जाहिर की गई, हमने कई राज्यों में भी इसका विरोध देखा, जबकि गृह मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं, इन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र के लिए नहीं है, और एनआरसी की बात है तो उसको लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो आशंकाएं हैं वो कहाँ ठहरती हैं आखिरकार? इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेकर दिक्कत है। एक तो जैसा कि ऐश्वर्या जी ने कहा कि धर्म की बात, कि नॉन मुस्लिम्स को हम अलाउ कर रहे हैं, तो उसके लिए उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे। जो मुसलमान लोग जो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते तो उन्होंने अलग एक राष्ट्र अपने लिए ले लिया था, पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बन गया। और ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ही एक तरह से कहें उनका परसिक्यूशन होता है, उनकी प्रताड़ना होती है, उनको बहुत तरह से सताया जाता है। और ऐतिहासिक रूप से भारत एक तरह से कहें कि जहाँ से भी दुनिया में कोई भी एक तरह परेशान हुआ है धार्मिक या किसी और वजह से, वो भारत में आया है, उसको शरण दिया गया। आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पोलैंड के बहुत सारे लोग जो नाजी कहें कि लोगों से परेशान होकर भागे थे, उसमें गुजरात में एक राजा ने उनको शरण दी थी, और 600-700 लोगों को, जो कि उन्होंने शरण ही नहीं दी थी, उनके लिए हर तरह की व्यवस्था की थी। तो ये जो परंपरा है, या फिर आप देखें कि तिब्बत का जब चाइना ने एनेक्सेशन कर लिया तो दलाई लामा के साथ बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आ गए, उनको बहुत इज्जत के साथ रखा गया है। लेकिन सिर्फ एक धर्म को बाहर क्यों किया गया है, उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ था धर्म के नाम पे, इसलिए वो एक धर्म के लोगों को बाहर किया। या फिर यहूदी लोग भी इसमें नहीं हैं। उसकी एक वजह यह है कि जिन 3 देशों से हम लोगों को बुला रहे हैं वहाँ पर यहूदियों की कोई जनसंख्या नहीं है। दूसरी बात जो है कि एक जो असम में इसका विरोध हो रहा है, इस सिटीजनशिप एक्ट का, अमेंडमेंट का, उसकी वजह यह है कि एसमीज लोग, जो एसमीज आइडेंटिटी है उसको लेके जो लंबा आंदोलन चला है, उसके बाद अभी एनआरसी का काम चल रहा है, उसमें कुछ ग्रुप्स हैं जिनको ये लगता है कि बाहर के लोग आके यहाँ बस जाएंगे तो एसमीज लैंग्वेज है या उनकी जो संस्कृति है उसको कोई दिक्कत होगी।
मुझे लगता है कि जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि ये किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। उसमें सरकार को व्यावहारिक तौर पे ये तय करना पड़ेगा कि जिनको हम नागरिकता दे रहे हैं इन 3 देशों से और या 6 धर्म के लोगों को, उनमें हम किनको कहाँ हम रखें। कोई ऐसा जैसे असम में पहले से ही इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है इन्फिल्ट्रेटर्स का, बांग्लादेश से इन पर्टिकुलर, कि वहाँ पे लोग एक तरह से त्रस्त हैं। उनको लग रहा है कि इसके कारण और भी लोग यहाँ बस सकते हैं। तो सरकार का काम है व्यवहारिक तौर पे ये उनको साफ करें कि कितने लोग कहाँ रखे जाएंगे सिटीजनशिप के बाद, ये सरकार तय करे। चूँकि अगर कहीं पे बहुत छोटा इलाका है और वहाँ पे अगर सिटीजनशिप देने के बाद बहुत सारे लोगों को आप वहाँ रखते हैं तो स्थानीय जो लोग हैं उनको दिक्कत होगी। ये चीज़ें वर्कआउट की जा सकती हैं, लेकिन जो सिटीजनशिप एक्ट है उसका जो रैशनल है वो 2 है। एक तो ये है कि भारत सदियों से यहाँ पे ये परंपरा रही है कि जो भी लोग कहीं सताए जा रहे हैं उनको हमने शरण दी है, तो वो परंपरा जारी रहे। एक दूसरा ये है कि जो लोग आसपास के देशों में, खासकर जो जिन धर्मों की बात की, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको लेके एक तरह से सरकार को ये लगता है कि हमारी जिम्मेदारी भी है। ये पार्टीशन की एक तरह से लिगेसी है, तो इसलिए वो हिंदुस्तान अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है। बेशक राजनीतिक वजह से बहुत सारे लोग इसको बहुत तरह से विरोध करेंगे, लेकिन जो बेसिक रैशनल है इस बिल का, अमेंडमेंट बिल का, वो बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि चर्चा के बाद राज्यसभा में, लेकिन एक खतरा है, अगर राज्यसभा में पास नहीं होता है तो हो सकता है कि ये बिल लैप्स कर जाए। बिल्कुल। और जिस तरह की बात आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं कि जहां शरणार्थियों की संख्या ज़्यादा है और स्टेट छोटा है, जगह छोटी है, इसको लेकर क्या चक्षु कुछ साफ करने की कोशिश की गई है बिल में? क्योंकि एक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता से जो बोझ बढ़ेगा वो पूरा देश उठाएगा। तो क्या इसे लेकर कुछ साफ किया गया है इस बिल में? देखिए, जो संशोधन है वो तो इससे लेके कुछ साफ नहीं कहता है, क्योंकि संशोधन सिटीजनशिप एक्ट को कहता है। और आप जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो लोग नागरिक बनेंगे तो उनको रिहैबिलिटेट कहाँ पे जाएगा या फिर उनको रखा कहाँ पे जाएगा। मैं 2-3 जब इसका लोकसभा में डिस्कशन हो रहा था तो 2-3 मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो जो पहला मुद्दा जिस पर चर्चा हो रही थी, जिस पर काफ़ी लोगों ने अपनी राय व्यक्त की थी, वो ये था कि जो ये संशोधन है वो धर्म को और नागरिकता को, इन दोनों विषयों को जोड़ता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है इस कानून के अंदर। दूसरा, लोग ये कह रहे थे कि जो हमारा संविधान है वो आर्टिकल 14 के अंदर भारत के नागरिकों को और फॉरेनर्स को समानता देता है, और अगर कुछ डिफ्रेंसिएशन अगर उनके बीच में करना है तो उसके लिए कोई रीजनेबल कॉज होना चाहिए। और जब संसद सदस्य ने उसके ऊपर चर्चा की तो उन्होंने पॉइंट किया कि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीज़न है उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि 2 अलग अलग तरह के इलीगल माइग्रेंट्स के लिए क्यों ये अलग अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो ये तो हुई, ये पहली 2 चीज़ें हुई। अब जो उसका ऑपरेशनल फ़र्क पड़ेगा तो वो ये होगा कि अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि ये भी है कि 2014 में बिल आने से पहले केंद्र सरकार ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे और लगभग इन्हीं लोगों को कवर किया गया था, इन 3 देशों से और इन 6 रिलीजियस बैकग्राउंड से। और ये कहा गया था कि अगर वो 2014 से पहले अगर भारत के अंदर आए हैं और उनके पास कागज़ नहीं है तो उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद ये वाला बिल आया है, तो इट्स ऑलमोस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पॉलिसी। अब इसके जो ऑपरेशनल लोड है कि जब इन लोगों को हम लोग सिटीजनशिप देंगे, हमारा राष्ट्र को सिटीजनशिप देगा, तो केंद्र सरकार ऐसी क्या पॉलिसी बनाएगी जो कि इनको रिहैबिलिटेट करे उनके अब इस वाले देश में, किन राज्यों के ऊपर ये जाएंगे। जैसे मैं जब कुछ दिनों पहले फ्रैंक के साथ डिस्कशन बताया तो एक फेलो पैनलिस्ट ने कहा था कि राजस्थान में काफ़ी लोगों को रखा जा रहा है, तो क्या सभी राज्यों को उठाना पड़ेगा या इट विल बी रीजन स्पेसिफिक। सो दोज आर इश्यूज जो कि ऑपरेशनल इश्यूज हैं, जो कि ये बिल नहीं तय कर रहा है। वो जब बिल की इम्प्लीमेंटेशन होगी तब केंद्र सरकार तय करेगी। बिल्कुल। और ऐश्वर्या, जिस तरह से आप प्रक्रिया की भी बात कर रही थी, और अगर जेपीसी की रिपोर्ट की भी हम बात करें तो जोधपुर, अहमदाबाद, राजकोट, गुवाहाटी, सिलचर, यानी ज़मीन ही हकीकत को जितना समझ सकती थी रिपोर्ट के ज़रिए वो सामने रखने की जेपीसी ने कोशिश की। तो आप क्या मानती हैं कितना व्यापक ये बिल है? बिल तो पूरा इसका एप्लीकेशन पैन इंडिया है,
तो हालांकि ऑब्वियसली जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे इम्पैक्ट इसका ज़्यादा फील किया जाएगा, बट पैन इंडिया है और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेंट्रल लॉ है जिसमें अमेंडमेंट है। चक्षु जी ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग करी कि ये कंटिन्यूएशन है। ऑलरेडी केंद्र सरकार ये पॉलिसी डिसीजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास कर चुकी थी कि उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा इन्हीं लोगों को। और असम की प्रॉब्लम स्पेसिफिक इसलिए है कि वो वहाँ इन्फ्लक्स सबसे ज़्यादा है और एक डिफरेंट काइंड ऑफ, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि असम का जो इन्फ्लक्स है उस पर भी एक तरह से इस पर एक कर्टेलमेंट आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक, और एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी कि ये स्पेसिफिक लोगों के लिए कुछ पैरामीटर डाउन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई और जो तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के वो कोई तरीके से चेंज हो रहा है। एक कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए जरूर वो थ्रेशोल्ड नीचे किया जा रहा है, बट अदरवाइज द अदर एवेन्यूज एंड अदर प्रोसेसेस बाय विच सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी टेकन, वो तो अभी भी ओपन है और अवेलेबल है। तो ऑपरेशनल रियलिटीज देखनी पड़ेंगी। पर एक बात और है कि सिटीजनशिप देने के बाद में आर्टिकल 19 की फ्रीडम भी सब में है। आर्टिकल 14 और 21 जरूर सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स सबको इक्वली अवेलेबल है, पर आर्टिकल 9 की जो फ्रीडम्स हैं कि हिंदुस्तान में कहीं भी जाए, एक बार वो सिटीजन बन जाएंगे, हाँ। उसके बाद उन पे कोई रोक टोक लगाना, हालांकि एज ए रिहेबिलिटेशन हो सकता है, पर एक बार जब सिटीजनशिप हो जाएगी तो उसके बाद लगाना मुश्किल है। लेकिन ये सारा, जैसे मैंने कहा कि ये बिल खाली फैसिलिटेट करता है, ऐसा नहीं है कि एक ओपन ऑफर है और ओपन सबको सिटीजनशिप दे दी जाएगी जो इन पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं। ये खाली फैसिलिटेट करेंगे, एलिजिबल बनाएंगे उन लोगों को अप्लाई करने के लिए। और एक बार जब एप्लीकेशन होगी तो पूरा प्रोसेस है, पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ करती हैं। उनके एंटीसीडेंट्स चेक होते हैं, उनके ऊपर और कोई केसेस हैं, उनके जो फॉर्मर कंट्रीज़ हैं जहाँ के वो सिटीजन्स हैं वहाँ का, या कुछ इंटरनेशनल लॉ उनके अगेंस्ट में, यहाँ का उनका कंडक्ट कैसा रहा है, क्योंकि कम से कम इसमें भी कम से कम 6 साल वो हिंदुस्तान में रहने चाहिए, तो वो 6 साल तक उनका क्या कंडक्ट रहा है, ये सारी चीज़ें पूरा बैकग्राउंड चेक होने के बाद में ही ऑन अ केस टू केस बेसिस सिटीजनशिप दी जाएगी। बिल्कुल, यानी जैसा कहने में इतना आसान लग रहा है कि जो 6 साल से भारत में रह रहा हो उसे नागरिकता मिलेगी, चाहे उचित दस्तावेज हो या ना हो, लेकिन उसके पीछे प्रक्रिया काफ़ी जटिल होगी, तमाम जांच होंगी, उसके बाद ये नागरिकता मिलेगी। जिस तरह से ऐश्वर्या भी कह रही हैं सत्यप्रकाश जी, जिन लोगों को इसके तहत नागरिकता मिलेगी वो जो भारत में भारतीय नागरिक हैं, जो जन्म से नागरिक हैं, उनसे किस तरह से अलग अधिकार होंगे? नहीं, एक बार नागरिकता मिल गई उसके बाद अधिकार में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं होगा, जो सिटीजन बाय बर्थ समान होंगे, उसके बाद सारे अधिकार समान होंगे, इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। लेकिन जो अभी जो बहस चल रही है और खासकर जो विवाद है वो 2 मुद्दे को लेकर है। एक तो रिलीजन बेस्ड इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है नहीं, और दूसरा ये कि जो आर्टिकल 14 का जो मुद्दा है कि समानता का अधिकार है, तो आप किस तरह से भेदभाव कर सकते हैं और वो भी धर्म के आधार पर या नहीं। इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक हिस्टोरिकल लेगेसी है। हिंदुस्तान का पार्टीशन रिलीजन के नाम पे हुआ था, और जो लोग, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफ़गानिस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, उसकी वजह से बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों या ईसाई धर्म के लोग हैं, इनको कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है और इनके लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आ गए हैं, और एक जो हमारी परंपरा रही है ऐसे लोगों को शरण देने की, तो ये बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आप ये कहें कि मुसलमानों को, जैसे पाकिस्तान से कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रहने के लिए आना चाहता है, या बांग्लादेश से बहुत सारे इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं जो आर्थिक वजह से हिंदुस्तान में घुसना चाह रहे हैं, इस तरह के लोगों के लिए आप अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो आप ये एक तरह से फ्लड गेट्स आप खोल रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है, जिसको आर्टिकल 14 में रीजनेबल डिफरेंसिया कहते हैं, कि आप किस आधार पे आप ये फ़र्क कर रहे हैं, तो ये आधार जो हिस्टोरिकल लिगेसी है, पार्टीशन धर्म के आधार पे हुआ था, और जो मुस्लिम लोग वहाँ बस गए हैं पाकिस्तान में जाके या बांग्लादेश में जाके, उनको वापस फिर से लेना, इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज भी वो मुद्दा था, वो जम्मू एंड कश्मीर का रीसेटलमेंट एक्ट का है, कि जो लोग जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तान जाके बस गए हैं 1947 से 1954 के बीच, एक एक्ट 1982 में बना जो अलाउ करता है कि वो वापस आके जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं। अभी तक वो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया हुआ था, अभी तक सुनवाई चल रही है। ये जो मुद्दे हैं कि अगर कोई पाकिस्तान, किसी ने ऑप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान, फिर दोबारा वो हिंदुस्तान वापस आना चाहता है, उसको अलाउ करना चाहिए। ये एक सॉवरेन एक्ट है, हिंदुस्तान की सरकार ये डिसाइड करेगी। बेशक डिसाइड करते वक्त
कोई बहुत एक तरह से कहें कि whimsical कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए, उस बेस्ड होना चाहिए लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है उस पर। बट मेरे ख्याल से इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं बनता है क्योंकि रीजनेबल डिफरेंसिया जो है किस आधार पे आप इसमें आधार क्या है कि माइनॉरिटीज़ जिनको परसिक्यूट किया गया है, जिनको बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया है या जो दिक्कत में है, जिस मजबूरी के कारण भाग रहे हैं, जो पाकिस्तान से कोई मुसलमान इस तरह की प्रताड़ना के कारण हिंदुस्तान नहीं भाग रहा है, या बांग्लादेश से कोई मुसलमान इस तरह की प्रताड़ना के कारण नहीं भाग रहा है, जो माइनॉरिटीज़ है वो भाग रहे हैं। तो ये जो बेसिस है उसका, वो बेसिस ये जो 6 कम्युनिटीज़ हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको एलिजिबल बनाया जा रहा है, ये यही वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफ़गानिस्तान में, उस पर ये लागू नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो विवाद है, जो कि यहाँ राजनीतिक दल अलग अलग तरह से करते हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो रीजनेबल डिफरेंसिया चाहिए, आर्टिकल 14 का जो रिक्वायरमेंट है, दैट्स अवेलेबल। क्या इस पर पूरी तरह से शांत है चक्षु, जो चिंताएं बता रहे हैं सत्यप्रकाश जी? नहीं, जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं वो अपनी जगह पे ठीक है। अधिकतर ये देखा गया है कि जब भी लोगों को डाउट रहता है कि जो हमारी संसद ने जो पास किया है, अगर वो लीगली वैलिड नहीं है तो उनके पास रिकोर्स रहता है कि उसको जाके वो कोर्ट में चैलेंज करें। तो वो ऑप्शन तो हमेशा ही अवेलेबल रहेगा, कोई भी कानून हो। थोड़ी देर पहले सत्यप्रकाश जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी, और उन्होंने ये कहा था कि अगर राज्यसभा इस बिल को किसी कारणवश पास नहीं कर पाती है, चाहे समय हो चाहे चर्चा के लिए ना आए, तो हमारा संविधान ये कहता है कि जो लोकसभा से इंट्रोड्यूस किए गए कानून हैं और जो राज्यसभा को ट्रांसमिट हो जाते हैं और राज्यसभा उन्हें पास नहीं कर पाती, तो जब लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो वो कानून अपने आप लंबित हो जाते हैं। तो अगर आज शायद ये कानून लिस्टेड है, आज राज्यसभा का आखिरी दिन है, अगर आज पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो जब वो अगला जो हमारा बजट सत्र होने वाला है 30 तारीख से, तो उस वक्त इसको पास होना पड़ेगा। ऐश्वर्या, अगर थोड़ा और ज़्यादा इस बिल के प्रावधानों के बारे में अगर हम और ज़्यादा डिटेल में जाएं, तमाम जो आशंकाएं हैं जिन पर बिल कुछ चीज़ें साफ नहीं कर रहा, उनको भी सत्यप्रकाश ने बताने की कोशिश की। अगर हम शरणार्थियों की समस्या के मसले पर जाएं, थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, तो मैं फिर से आपसे ये समझना चाहूँगी कि आखिर कितनी बड़ी समस्या ये भारत के अंदर है, और क्यों क्या उस ज़रूरत के हिसाब से ये बिल चीज़ें सामने ला पा रहा है? प्रीति जी, शरणार्थियों की समस्या से आज पूरा विश्व ही जूझ रहा है। अलग अलग तरह के शरणार्थी हैं, और हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है और काफ़ी सीवियर रही है, जिसका कारण ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही एक्सेप्टिंग कंट्री रहा है, प्लूरलिस्टिक कंट्री रहा है, सेक्युलर हैं हम, और हमारे यहाँ पे जो फ्रीडम्स हैं, हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हम आपस में चाहे कितना भी मतलब सीमिंगली ये लगे कि वी आर ऑन वॉर कोर्स एंड नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग एंड नथिंग सीम्स टू बी राइट, पर रियलिटी ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे आसपास के या दूर दूर तक के भी देशों में हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ है, हमारे सिस्टम्स की रोबस्टनेस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। हमारा सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अमंग्स द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो एक बैलेंस, काउंटर बैलेंस का सिस्टम उसमें है, उसकी वजह से हिंदुस्तान में आने के लिए लोग मतलब चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान की इन स्ट्रेंथ्स की वजह से। और ऑब्वियसली जो लोग जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, जिन कंट्रीज़ में वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे हैं, और वो कंट्रीज़ क्योंकि सेक्युलर नहीं हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ उनकी रिलीजन इज़ अ बेसिस ऑफ लाइफ देयर, एंड नॉट जस्ट बेसिस ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स, पर स्टेट का बेसिस ऑफ लाइफ भी है कहीं ना कहीं। तो उनका परसिक्यूशन बहुत स्ट्रांगली वहाँ होता है, और इसीलिए हिंदुस्तान के लिए ये प्रॉब्लम भी रही है, क्योंकि इन्फ्लक्स में सब तरह के लोग आते हैं। इन्फ्लक्स में परसिक्यूटेड जो लोग करेक्टली होते हैं वो भी आते हैं, और कई लोग लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी बन जाते हैं। हमने देखा है कि कई ऐसे सेक्शंस ऑफ रेफ्यूजीज़ आए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम भी बन गए। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हम देख रहे हैं पिछले सालों से, जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से जो आ रहा है वो चेंज। तो ये एक प्रॉब्लम है, और देश, विश्व के जो जिम्मेदार देश हैं, जिनमें से भारत एक जिम्मेदार देश है, तो उनको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का और एक तरीका निकालने का ज़रूर कोशिश करना पड़ेगा। और ये बिल एक अच्छा तरीका ले डाउन करता है, जहां ये एक स्पेशल कैटेगरी ले डाउन करता है, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए, जहां
पैरामीटर्स थोड़े ले डाउन किए हैं, लेकिन प्रोसेस अभी भी वही फॉलो होगी जो ये खाली इनको एलिजिबिलिटी बेटर देता है, पर प्रोसेस पूरी तरह से वही फॉलो होगी। एक आर्टिकल 14 पे सत्यप्रकाश जी बार बार रिफ्लेक्ट कर रहे थे, उसमें देखिए इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स। आर्टिकल 14 ये नहीं कहता कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स। अब जब ये अपने देश में अनइक्वल रहे हैं क्योंकि ये रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं, तो इनको अगर यहाँ पे सिटीजनशिप हिंदुस्तान में देने के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट दिया जाए तो इट कैन नॉट बी सीन एज अ रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सत्यप्रकाश जी का बिल्कुल सही कहना है कि आई एग्री विद हिम कि ये कोर्ट के आर्टिकल 14 के मस्टर को देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन पासिंग इट। बिल्कुल, और जब नागरिकता की जहाँ भी बात आती है, जाहिर तौर पर हर नागरिक की संवेदनाएं भी जुड़ जाती हैं, जो इस बिल को लेकर भी अलग अलग जगह से हम देख रहे हैं सामने आ रही हैं। और भारत की अगर बात करें, जैसा आप भी कह रहे हैं ऐश्वर्या, हमेशा से हर वर्ग और हर स्थान से आने वाले लोगों को अंगीकार किया और कहीं ना कहीं इस विधेयक में उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चक्षु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश्वर्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जो भी इस बिल से जुड़े अलग अलग पहलू हैं उन पर अपनी बातें साफ करने के लिए। और इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही, और आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।